टॉपर्स जीके बैच में आज का टॉपिक है प्रमुख बंदरगाह मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग जो भी बंदरगाह से क्वेश्चन बनते हैं उनको कंप्लीट समझेंगे, केवल रटने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए होता क्या है ना, ज़्यादातर चीज़ें आप केवल जो रटते हैं वो जल्दी भूल भी जाते हैं। तो थोड़ा सा 20-30 मिनट ज़्यादा लगाइए, लेकिन टॉपिक को समझिए। कोई भी चीज़ हो क्यों रही है, उसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ क्यों यहाँ पर रखा गया है, तो हर एक चीज़ बारे में हम लोग सही से समझेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि केवल मतलब एक तरीके से रटना नहीं होगा, समझना होगा, ताकि आप कभी भी थोड़ा बहुत भूल भी जाएं तो गेस कर कर उत्तर मार्क कर पाएं। एक बार क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज जरूर किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरा थियरी देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। 25-25 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, कोई भी सामान जो होता है किसी भी देश से दूसरे देश में या देश के अंदर, उसका आवागमन किस माध्यम से होता है? तो अगर आप देखेंगे तो उसका आवागमन 3 तरीके से होता है। या तो वो बाय रोड जाएगा, या तो वो रोड का मतलब क्या हो गया कि जैसे नॉर्मल रोड और ट्रेन दोनों हो गया, या तो बाई एयर जाएगा या बाई वाटर जाएगा। तो 3 माध्यम से पूरा व्यापार होता है। कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह या तो ट्रेन, गाड़ी, कार या ट्रक के माध्यम से जाएगा, या तो वो एयर यानी एयरप्लेन के बेस पे जाएगा, या जहाज यानी शिप के बेस पे जाएगा। तो 3 तरीके से होता है। तो आज हम लोग किसके बारे में समझेंगे? जो वाटर के जरिए पूरा पूरा हो रहा है। बंदरगाह कहाँ बनाए जाते हैं? जहां पर पानी के जरिए व्यापार होता है, जहां पर जहाज आकर रुकता है और वहां से फिर इनलैंड में पूरा पूरा माल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे भारत का जो तटीय रीजन है, अब ऊपर वाले रीजन में तो बंदरगाह बनेगा नहीं, क्योंकि तटीय रीजन में ऊपर वाले में तो ऑलरेडी वहां पर गाड़ी चल रही है, ट्रक चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, तो वहां पर क्या जरूरत है बनाने की। और ऊपर यहाँ पर भी स्थल है, यहाँ पर भी स्थल है, तो यहाँ पर तो होगा नहीं। तो इसलिए ये तटीय रीजन में बंदरगाह बनाए गए हैं बाहर व्यापार करने के लिए, यानी विदेशों में व्यापार करने के लिए ये बनाए गए हैं यहाँ पर बंदरगाह। अब ये जो तट रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर पहले थी। कितनी थी? 7516। 7516.6 किलोमीटर पहले थी, लेकिन इसकी फिर से मेजरमेंट हुई है। तो नया मेजरमेंट जब हुआ है तो उसमें 11,098.81 किलोमीटर आया है। तो देखिए, जब कभी भी दोबारा मेजरमेंट होता है तो थोड़ा बहुत डिफर करता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा किया क्योंकि पहले उतना सही से नहीं नापा गया था, उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतना आसान काम तो है नहीं नापना इसको। तो नया जो आंकड़ा है वो 11,098.81 किलोमीटर है। पुराना जो है वो लगभग 7500 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई थी। अब इसी तटरेखा पर पोर्ट बनाए गए हैं जिसके द्वारा व्यापार होता है विदेशों में। अगर हम व्यापार की मात्रा की बात करें, जो वाटरवे के जरिए होता है, तो जितना भी माल जैसे भारत में से विदेशों में आवागमन हो रहा है, जितना भी व्यापार हो रहा है, तो उस व्यापार में अगर मात्रा की, अगर हम 100 किलो व्यापार की बात करें कि 100 किलो मात्रा पूरा पूरा विदेशों से हो रहा है व्यापार, तो उसमें से 95 किलो किसके जरिए होता है? समुद्र परिवहन के जरिए। अगर हम पैसे की बात करें, अगर 100 रुपए की अगर हम बात करें, 100 रुपए का व्यापार विदेशों से हो रहा है, तो उसमें 70 रुपए का व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। तो ये चीज दोनों आपको याद रखना है। वैसे कभी पूछा नहीं गया है, मे भी कभी पूछा जा भी सकता है। तो 95% का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा व्यापार समुद्र के जरिए होता है। अब बात करें भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, तो कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार या पत्तन मंत्रालय यानी पोर्ट मंत्रालय के अधीन काम करता है। क्या छोटे भी बंदरगाह हैं? तो 200 छोटे बंदरगाह हैं, वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, वो पूछे भी नहीं जाते एग्जाम में। तो आपको उसको कभी मतलब एक आध क्वेश्चन कभी बन जाए, रेयरेस्ट है, नॉर्मल पूछा कभी नहीं जाता। ये चीज याद रखना है कि जो भी छोटे बंदरगाह हैं, मध्यम बंदरगाह या माइनर पोर्ट, वो राज्य सरकार के अधीन में है।
तो आज हम लोग 13 प्रमुख बंदरगाह मेजर पोर्ट के बारे में देखेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। अब देखिए, अगर कभी ये पूछे कि ईस्टर्न कॉस्ट पे कितना है, वेस्टर्न कॉस्ट पे कितना है, यहां पर देखिए कुछ तो छोटे बंदरगाह के जैसे कराईकाल का नाम आपको नहीं याद रखना है, ये छोटे, ये कृष्णापट्टनम का नहीं याद रखना है, काकीनाडा का नहीं याद रखना है। तो ये मेजर पोर्ट हैं, ये माइनर पोर्ट थे तो इसको नहीं याद रखना है, बाकी इधर मेजर पोर्ट हैं। एक नया बंदरगाह अभी अभी मतलब मंत्रालय से पास हुआ है, उसका नाम क्या है, वधावन पोर्ट। क्या नाम है उसका, वधावन पोर्ट। तो ये पुराना मैप है तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो वेस्टर्न कोस्ट में कितना है, अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो इसमें 7 हैं। ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, यानी ये पश्चिमी वाला हिस्सा है, ये पूर्वी वाला हिस्सा है, तो पूर्वी में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो ईस्ट में कितना आएगा, 6। तो 7 इस तरफ है, 6 इस तरफ है, टोटल 13। तो आपको याद रखना है टोटल कितने मेजर पोर्ट हैं, 13 मेजर पोर्ट हैं। अब एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे, लोकेशन देखेंगे कौन कहाँ पर है, हर एक चीज के बारे में। तो कुछ देखिए, हर एक बंदरगाह से कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वही आपको याद रखना है, वही पूछा भी जाता है। जैसे अब ये देखिए पश्चिम बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में जो एक पोर्ट है वो उसका नाम क्या है, कोलकाता पोर्ट। पहले इसका नाम क्या था, कोलकाता पोर्ट था, लेकिन 12 जनवरी 1950, सॉरी 12 जनवरी 2020, तो 12 जनवरी 2020 को इसका नाम पलट कर क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो ये चीज याद रखना है, 150वीं वर्षगांठ पे इसका नाम बदला गया है। पहले कोलकाता पोर्ट था, अब इसका नाम क्या हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सबसे पुराना बंदरगाह है। उसके बाद आता है सबसे गहरा बंदरगाह की अगर हम बात करें तो वो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कौन सा है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये इनलैंड में है, अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे गहरे की बात करें तो वो विशाखापट्टनम है। सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो वो मुंबई पोर्ट है, महाराष्ट्र में। देखिए यहां पर क्या है, सबसे पुराना, यहां पर क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह। तो कभी ये पूछे कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई पोर्ट, महाराष्ट्र में है। सबसे पुराना कौन सा है, तो कोलकाता पोर्ट, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में है। सबसे गहरा पूछे तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। एक अभी हाल ही में 2024 या 25 का करंट अफेयर है कि नवीनतम सबसे गहरा प्राकृतिक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, तो ये बिझिंगम है, हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये केरल यानी ये राज्य सरकार के अधीन है। तो ये मेजर पोर्ट में नहीं आता, लेकिन फेमस क्यों है या नया करंट का टॉपिक क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। अब ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, जैसे बड़ी जहाज बाहर से आ रही हैं तो क्या होता है कि जैसे जो कॉस्ट के पास जो भी बंदरगाह है वहां पर जहां पर गहराई कम होता है तो वहां तक जहाज नहीं जा पाता। तो इसलिए कोई जैसे एक बंदरगाह बनाया गया यहां पर मान लीजिए, तो यहाँ पर आकर बड़े बड़े जहाज रुकेंगे और यहाँ से फिर कुछ छोटे जहाज यहाँ से माल लेकर कहाँ जाएंगे, पोर्ट पे जाएंगे जो एकदम तटरेखा के पास होगा। तो उसी को हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। का मतलब होता है जहां पर आकर बड़े जहाज रुकते हैं, बड़े जहाज को हम मदर शिप कहते हैं, और यहां से जो ले जा रहे हैं उसको हम फीडर शिप कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो मदरशिप से माल आया, यहाँ पर रुका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर, उसके बाद यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं है
तो उसी प्रकार एक जो विजिंगम पोर्ट केरल सरकार के अधीन है, कोई ये केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, तो ये मेजर पोर्ट में नहीं आएगा, याद रखिएगा। उसके बाद बात आता है तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये कहां पर है? मुंबई बंदरगाह के नीचे है। तो इसका एक और नाम है, इसको हम नाहवा सेवा पोर्ट कहते हैं। सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा जो कंटेनर होता है, कभी आप ट्रक पे देखे होंगे, बड़े बड़े ट्रक में डायरेक्ट एसी पे लद कर, और वो पूरा पूरा इनलैंड भूमि में, जैसे मान लीजिए यहाँ से माल उतरा, जाना है मान लीजिए एमपी में, तो डायरेक्ट एक कंटेनर किसी ट्रक पे लोड होगा और डायरेक्ट यहाँ पर चला आएगा। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है, जिसको हम नाहवा सेवा पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं, वो भी महाराष्ट्र में ही है, और ये सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा कंटेनर वाला है। यानी कभी पूछे कि कंटेनर वाला सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट होगा। अभी मैंने बताया कि कोलकाता पोर्ट कहां पर है। देखिए ये है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी से लगभग 203 किलोमीटर दूर ये हुगली नदी के तट पर बना है। तो कभी ये पूछे कि एकमात्र नदी आधारित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो वो है कोलकाता पोर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। तो ये नदी आधारित है, तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद एक है यहाँ पर जिसके बारे में जानना जरूरी है, कामरा जार पोर्ट। अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में जान रहे, उसके बाद हम लगातार 13 को देखेंगे। तो कामरा जार पोर्ट ट्रस्ट, कामरा जार पोर्ट को हम एन्नौर पोर्ट भी कहते हैं। कहाँ पर है, तो ये वाला अगर रीजन देखेंगे तो ये कौन सा रीजन है, तमिलनाडु वाला रीजन है। देखिए लोकेशन मैप से जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको ज्यादातर चीजें याद रहती हैं। तो ये तमिलनाडु में है, कामराजार पोर्ट एन्नौर तमिलनाडु में। ये पहला कारपोरेट या कंपनी पंजीकृत पोर्ट है। तो एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि जो भी मेजर पोर्ट होते हैं, तो उसको जो रेगुलेट करता है वो मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अधीन काम करते हैं। अब ट्रस्ट जहां शब्द जुड़ गया, तो यानी उनका मेन काम क्या है, एक तरीके से सहायता प्रदान करना, मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते। लेकिन ये जो कामराजार पोर्ट है, एन्नौर पोर्ट, ये कारपोरेट यानी कंपनी एक्ट के अधीन है। और 12 जो पोर्ट हैं वो मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अधीन है, लेकिन ये कंपनी एक्ट के अधीन बनाया गया है। तो इसका मेन इंटेंशन क्या होता है, जो कंपनी एक्ट के अधीन है तो वो प्राइवेट की तरह काम करेगा, भले वो सरकारी है। उसमें एक तरीके से मैनेजर होंगे प्राइवेट, तो वो उसमें सीईओ होंगे, वहां पर काम भी फास्ट होगा सरकारी पोर्ट की तुलना में। तो ये कंपनी पंजीकृत है, इसको याद रखिएगा। तो कामराज एयरपोर्ट किससे संबंधित है, कंपनी एक्ट के अधीन पंजीकृत है। बाकी जितने पोर्ट हैं वो मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अधीन है। जो कंपनी एक्ट के अधीन आएगा वो फास्ट काम करेंगे हमेशा। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट कहां पर है, तो मुंद्रा पोर्ट गुजरात का सबसे बड़ा निजी पोर्ट है। आपने सुना भी होगा किसका है, तो अदानी ग्रुप लिमिटेड का है। तो ये मुंद्रा पोर्ट है। तो सबसे बड़ा अगर निजी कभी पूछे, यहां प्राइवेट सेक्टर की अगर बात हो रही है, तो सबसे बड़ा और निजी की बात करें तो वो कौन सा होगा, मुंद्रा पोर्ट होगा। लेकिन अभी हमने पीछे आपको क्या बताया कि सबसे बड़ा कंटेनर बंदर का और व्यस्त कौन सा है, वो कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। जब प्राइवेट की कभी बात का है तो आप डायरेक्ट मुंद्रा पोर्ट को मार्क करिएगा बस। अब कांडला पोर्ट एक है, कांडला पोर्ट ये कच्छ की खाड़ी में बना हुआ है। तो इसका एक और नाम है दीनदयाल पोर्ट। तो ये ज्वारी बंदरगाह है। ज्वारी क्यों कहा जाता है, तो देखिए एक होता है लो टाइड, एक होता है हाई टाइड। तो जो वही समुद्र में जो लहर होती है, तो जो लहर जब जैसे आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाई टाइड कहा जाता है, और जब जाती है तो उसको लो टाइड कहा जाता है। तो जब लहर आती है यानी जब ज्वार आता है, तब क्या होता है कि जो बड़े बड़े जहाज तब आ जाते हैं, लेकिन जब
ज्वार नहीं आता यानी लो टाइड होता है तब जहाज आ नहीं पाते हैं। तो एक ये समस्या बनी हुई है इसमें, तो ये चीज याद रखिएगा। कभी पूछे कि ज्वारी बंदर क्या है, टाइडल पोर्ट क्या है या कौन सा है, तो वो कांडला पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करें वधावन पोर्ट, तो वधावन पोर्ट महाराष्ट्र में, यहां पर गलत मार्क किया गया, ये समझिए कि यहां पर है। तो वधावन पोर्ट भारत का 13वां यानी सबसे नया जो है, कभी पूछे कि 13वां पोर्ट कौन सा है, तो वधावन पोर्ट है, महाराष्ट्र में है, पहला अपतटीय है। अपतटीय का मतलब क्या होता है, जैसे जहां पर समुद्र तट, जैसे तट है और तट के पास में अगर बंदरगाह बना रहे हैं, तो वहां पर अगर गहराई कम है तो थोड़ा सा और किनारे पे जाकर वहां मिट्टी डालकर जो बंदरगाह बनाए जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ऑफ शोर बंदरगाह या अपतटीय बंदरगाह, यानी जो तट से थोड़ा सा दूर हटकर गहराई के लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, जब अगर गहराई ज्यादा नहीं रहेगी तो वो जहाज आ ही नहीं पाएंगे। तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आप खुद ही समझेंगे, जब पानी ही नहीं रहेगा तो जहाज आगे कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो ऑफ शोर है यानी वधावन जो पोर्ट है, वो पहला अपतटीय मेगा पोर्ट है, यानी तट से थोड़ा सा दूर, ऑफ शोर का मतलब तट से थोड़ा सा दूर जाकर वहां पर मिट्टी डालकर समुद्र में बनाया गया है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, वो कुछ इंपॉर्टेंट था जो हमने देखा। एक बार आप कंफ्यूज न हो, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है, सबसे पुराना कोलकाता है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट है, सबसे गहरा विशाखापट्टनम है, नवीनतम जो बिझिंगम है वो राज्य सरकार के अधीन है, तो मेजर पोर्ट नहीं है, वो माइनर पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, कंटेनर जब कभी भी पूछे तो जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा, लेकिन डायरेक्ट ये पूछे सबसे बड़ा बंदरगाह तो वो मुंबई होगा। कोलकाता क्या है, नदी पे बना है, हुगली नदी पर। कामराजार पोर्ट क्या है, वो कंपनी ओरिएंटेड पोर्ट है, बाकी सब मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अधीन काम करते हैं, ये कंपनी एक्ट के अधीन काम करता है, तो ये प्राइवेटाइज मॉडल में काम करता है कामराजार। मुंद्रा पोर्ट क्या है, निजी पोर्ट है, सबसे बड़ा अगर ऐसे ही पूछे तो मुंबई पोर्ट होगा, कंटेनर वाला पूछे जवाहरलाल नेहरू होगा, और सबसे बड़ा अगर निजी पोर्ट पूछे तो वो क्या होगा, मुंद्रा पोर्ट होगा। कांडला पोर्ट क्या है, वो ज्वारी बंदरगाह है, जब हाई टाइड आती है तब जहाज यहाँ पर आ जाता है। वधावन पोर्ट कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ये 13वां अपतटीय है, ऑफशोर मेगा पोर्ट है। ऑफशोर क्या है मैंने बताया। अब हम एक एक करके देखेंगे। दीनदयाल पोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये कांडला गुजरात में स्थित है। ज्वारी प्राकृतिक बंदरगाह मैंने बताया टाइडल पोर्ट है। अब देखिए सबसे पहले एक बार देख लीजिए, अब उसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं। तो दीनदयाल पोर्ट, उसके बाद फिर आ रहा है मुंबई पोर्ट, उसके बाद आ रहा है जवाहरलाल नेहरू या नाहवा सेवा पोर्ट, जो सबसे बड़ा कृत्रिम आर्टिफिशियल है, उसी के साथ साथ कंटेनर के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। लेकिन अगर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो वो मुंबई है, लेकिन आर्टिफिशियल की बात करें जो बनाया गया ह्यूमन के द्वारा, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। उसके नीचे फिर वधावन पोर्ट जो 13वां पोर्ट है मैंने बताया, अपतटीय मेगा पोर्ट है। उसके बाद गोवा में है मार्मागांव पोर्ट। उसके बाद मंगलौर में है न्यू मंगलौर पोर्ट कर्नाटक में। उसके बाद कोचीन पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट जो केरल में स्थित है। तो एक एक करके चलिए पढ़ते हैं सबके बारे में, और जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये पोर्ट दीनदयाल पोर्ट, जिसको हम कांडला पोर्ट भी कहते हैं, इसी के जस्ट पास मुंद्रा भी है। तो आपको मुंद्रा का भी पूछे तो वह प्राइवेट है, मैंने बताया। देखिए बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए और कंफ्यूज आप ना हो। तो यहाँ पर जो दीनदयाल पोर्ट है, कांडला पोर्ट, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये ज्वारी पोर्ट है, यानी टाइडल पोर्ट है। टाइडल का मतलब ये होता है कि जब यानी ज्वार आएगा तब यहाँ पर, तभी यहाँ पर जहाज आते हैं, नहीं तो जहाज नहीं आ पाते। तो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ज्वारी प्राकृतिक बंदरगाह, याद रखिएगा। इसे व्यापार मुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। व्यापार मुक्त क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बाहर से माल यहाँ पर आया, उसके बाद यहीं पर प्रोसेस हुआ,
यहाँ पर प्रोसेस हुआ, यानी कच्चा माल बाहर से आया, यहाँ पर प्रोसेस होकर फिर यहीं से चला गया बाहर, तो वहां पर क्या हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड फ्री जोन। इस क्षेत्र को सरकार क्या कर देती है, ट्रेड फ्री क्षेत्र घोषित कर देती है। तो ट्रेड फ्री क्षेत्र 1965 में पहली बार इसको घोषित किया गया था। बाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या EEZ भी कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो याद रखिएगा 1965 में इसको फ्री ट्रेड घोषित किया गया था। तो फ्री ट्रेड का मतलब यही होता है कि जैसे बाहर से कोई माल आ रहा है, फिर वहीं पर प्रोसेस उतर कर प्रोसेस हो रहा है। फ्री ट्रेड में होता क्या है कि यहाँ पर जैसे जो टैरिफ लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैक्स वैक्स लगता है, वो नहीं लगता। यहाँ पर थोड़ा सरकार लिबरल होती है, क्योंकि माल आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, फिर वहीं चला जा रहा है, तो इसलिए इसलिए हमको क्या कहते हैं, इसको ट्रेड फ्री जोन के रूप में मान्यता दी गई है। किसको, कांडला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट को। कार्गो हैंडलिंग मात्रा के हिसाब से यह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, सबसे बड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ा नहीं है तो बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। कार्गो का मतलब क्या होता है, देखिए कार्गो को कई तरीके से जो जियोग्राफिस्ट हैं वो डिफाइन करते हैं कि कच्चा माल जा रहा है या लिक्विड जा रहा है, तो उसी हिसाब से कार्गो को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो उसको आप बहुत जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझिए कार्गो का मतलब जो सामान जा रहा है जिस फॉर्म में, जैसे लिक्विड है या ठोस है किस फॉर्म में, तो उसी हिसाब से कार्गो को डिफाइन किया जाता है। तो कार्गो हैंडलिंग का मतलब होता है कि कौन सा यहाँ पर माल ज्यादा आवागमन हो रहा है, जैसे कोयला या कौन सा चीज, तो उसी हिसाब से कार्गो हैंडलिंग मात्रा के हिसाब से यह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। यह उत्तर भारत की को सेवा प्रदान करता है। अब यहाँ से समझिए, बाहर से माल आ रहा है, यहाँ पर उतर रहा है, और ये डायरेक्ट उत्तर भारत में जा रहा है। यहाँ से कहाँ जा रहा है, उत्तर भारत में। तो बस दीनदयाल पोर्ट में आपको इतना याद रखना है कि ज्वारी बंदरगाह है, इसे हम ट्रेड फ्री जोन के रूप में जानते हैं। कार्गो हैंडलिंग के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, उत्तर भारत को सेवा प्रदान करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसी के नीचे जस्ट नाहवा सेवा है। तो नाहवा सेवा क्या है, आर्टिफिशियल है वो, यानी कृत्रिम बंदरगाह, यानी ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। लेकिन मुंबई पोर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, यानी अपने आप एक तरीके से वो निर्माण हो गया है। तो प्राकृतिक बंदरगाह पूछे कभी सबसे बड़ा, तो वो मुंबई पोर्ट होगा। अभी जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको सब चीजें याद भी आएंगी। भारत के कुल निर्यात का लगभग 1/5 हिस्सा यहीं से प्रबंधित होता है। सबसे बड़ा और सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है, लेकिन सबसे पुराना बंदरगाह मैंने बताया था 1870 में कोलकाता था। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, कोलकाता है। ये चीज आपको याद रखना है। पुराने बंदरगाहों में से एक का मतलब कई में से एक है, सबसे ओल्डेस्ट नहीं है। ओल्डेस्ट कौन सा है, कोलकाता है। 1/5 हिस्सा यहाँ से बाहर जाता है माल। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। बस। तो हमने कांडला देखा, टाइडल वाला बंदरगाह। उसके बाद मुंबई देखा, सबसे मतलब सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, पुराने बंदरगाहों में से। बड़े बंदरगाह सबसे बड़ा तो है, लेकिन ये पुराने बंदरगाहों में से एक है। उसके बाद ये सेल्फ यानी अपने आप बना है, तो नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरे नंबर फिर आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट के ये नीचे है, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। यहाँ पर मुंबई पोर्ट है, उसके जस्ट नीचे क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो मुंबई पोर्ट के जस्ट नीचे कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये आर्टिफिशियल है और कंटेनर बंदरगाह है। मैंने शुरू में बताया, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या लद कर जा रहा है जहाज में, कंटेनर लदा हुआ है। तो सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा आर्टिफिशियल और कंटेनर बंदरगाह जब पूछे तो वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या नाहवा सेवा होगा, याद रखिएगा। यह भारत के लगभग 50% से अधिक कंटेनर ट्रैफिक को संभालता है।
इसलिए इसको अवार्ड भी अक्सर मिलते रहते हैं, बेस्ट ग्लोबल पोर्ट इन द इंडिया। बेस्ट ग्लोबल पोर्ट इन इंडिया का अवार्ड किसको मिलता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये कंटेनर के लिए फेमस है। इसी के जस्ट नीचे है वधावन। कौन सा है? सॉरी, यहां पर है वधावन। ये महाराष्ट्र वाला ही रीजन है। आपको देखिए, जवाहरलाल नेहरू मुंबई, उसके बाद जवाहरलाल, उसके नीचे जस्ट क्या है? वधावन। ये पूरा महाराष्ट्र में ही तीनों आ रहे हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो वधावन पोर्ट महाराष्ट्र में है, अभी नया निर्माण हुआ है। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। देश का पहला अपतटीय मेगा पोर्ट है। मैंने बताया अपतटीय किसको कहते हैं? जो तट से थोड़ा सा दूर मिट्टी डालकर बनाया गया हो, जिसे समुद्र में कृत्रिम द्वीप बनाकर बनाया जाता है। मैंने अभी बताया कि जो समुद्र में मिट्टी डालेंगे तो एक तरीके से द्वीप का निर्माण हो जाएगा, और वहीं पर बनाया जाता है। उसका मेन रीजन क्या होता है? जहां पर वो गहराई कम होती है, तो इसलिए ये किया जाता है। इसकी प्राकृतिक गहराई 20 मीटर होगी, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभाल सकेगा। तो याद रखिएगा, बाई चांस आगे हो सकता है ये कंटेनर में आगे निकल जाए, लेकिन अभी तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है कंटेनर में आगे, आर्टिफिशियल भी है। तो इसकी प्राकृतिक गहराई कितनी है? 20 मीटर है। ये चीज याद रखिएगा। अपतटीय जब भी पूछेगा वधावन होगा। 13वां है, सबसे नया है, बस इतना याद रखना है। अच्छा, कौन ये देता है? ये चीज कभी पूछे कि ये कौन, तो मंत्रालय कौन सा आता है इसमें? है तो केंद्र सरकार के अधीन ही, लेकिन अगर कभी मंत्रालय पूछे तो मंत्रालय आपको क्या बताना है? पोर्ट मंत्रालय के अधीन आता है। पोर्ट या पत्तन मंत्रालय उसको कहते हैं। तो बस इतना ही, एक लाइन बाकी, उसमें 3 शब्द हैं। तो कभी, रुकिए बता रहा हूं, सॉरी फोन आ गया था बीच में। हाँ, तो पोर्ट मंत्रालय के अधीन है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने महाराष्ट्र में तीनों देखा, उसके बाद कांडला देखा, मुंबई जवाहरलाल नेहरू, मार्मगांव देखा, और इसी के बीच में वधावन 13वां वाला पोर्ट देखा। सॉरी, मार्मगांव तो अब देख रहे हैं। तो मार्मगांव कहाँ पर स्थित है? यह जुआरी नदी के तट पर स्थित है, यानी जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है, यानी यहाँ पर जो लोहे का अयस्क होता है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। कहाँ पर है, एक बार आपको मैप में और सही से दिखा दूं। अब ये देखिए, ये है गोवा। अब गोवा में ये जो नदी जा रही है, ये है जुआरी नदी, और यहीं पर ये बंदरगाह स्थित है, मारमा गांव। मारमा गांव या मारमा गोवा, मारमा गांव कहते हैं इसको। तो मारमा गांव बंदरगाह यहीं पर स्थित है। ये गोवा है। गोवा में जुआरी नदी के एकदम जो एस्चुरी जहां बनाती है, ज्वारनद मुख जिसको कहते हैं, वहीं पर स्थित है। तो यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, याद रखिएगा। यह भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक है। बस 2 पॉइंट इसमें याद रखना है। उसके बाद फिर आता है न्यू मंगलौर पोर्ट, जो कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। यह पश्चिमी तट का सबसे गहरा इनर हार्बर है। हार्बर का मतलब बंदरगाह ही होता है। तो पश्चिमी तट का अगर सबसे बड़ा इनर हार्बर कभी पूछे, यानी अंदर की ओर जो एक तरीके से जिसका निर्माण हुआ है, तो उसको हम कहेंगे न्यू मंगलौर पोर्ट। तो आपको याद रखना है, पश्चिमी तट का सबसे गहरा इनर हार्बर कौन सा है? तो मंगलौर पोर्ट है। यह कर्नाटक का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है जो 100 यानी 100% सोलर ऊर्जा से चलता है। तो सबसे विशेष पॉइंट इसकी क्या है मंगलौर की? कि ये सोलर से चलता है, यानी 100% सोलर से चलता है। तो क्वेश्चन कभी बनेगा कि 100% सोलर ओरिएंटेड पोर्ट कौन सा है, तो वो मंगलौर पोर्ट है। न्यू मंगलौर पोर्ट पश्चिमी घाट का सबसे गहरा इनर हार्बर भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट बचेगा कोचीन। तो लास्ट यहां पर देखेंगे तो हम कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, वधावन, मार्मागांव, उसके बाद हम मंगलौर देख चुके हैं।
मंगलौर के बाद हम कोचीन देखेंगे। तो ये लास्ट में कोचीन आता है। कोचीन को हम कोच्चि पोर्ट कहते हैं, कोचीन में स्थित है, ये चीज याद रखिएगा। कहते हैं इसका नाम क्या है, कोच्चि पोर्ट है। यह वेम्बनाड झील, यह वेम्बनाड झील में विलिंगटन और वल्लार पदम द्वीपों के बीच में स्थित है। तो आपको द्वीप नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कहां पर है, तो वेम्बनाड झील में स्थित है कोच्चि पोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। अब यहां पर देखेंगे तो ये वाला पूरा रीजन, अगर ये तट देखेंगे तो ये वाला पूरा रीजन क्या है, अरब सागर। तो इसको हम, ये कोच्चि जो सबसे लास्ट में, इसको हम क्या कर रहे हैं, अरब सागर की रानी कहते हैं। तो सबसे लास्ट वाले को क्या कहते हैं, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। यहाँ मुख्य रूप से मसालों, चाय, कॉफी का निर्यात होता है। तो ऑलरेडी केरल, तमिलनाडु और नीलगिरी की जो पहाड़ी है वहां पर बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट पोर्ट पर आता है और पोर्ट से बाहर अफ्रीका अफ्रीका और पूरे यूरोप में व्यापार इधर से होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी पूछा जाए कि मसालों, चाय, कॉफी का निर्यात कहाँ से होता है, तो वो कोच्चि पोर्ट से होता है। तो इधर का हमने देखा 1 2 3, और यहाँ वधावन था 4 5 6 7, तो टोटल 7 पोर्ट हम पश्चिमी तट पे देख चुके हैं। अब हम पूर्वी तट पे चल रहे हैं देखने। अब देखिए पूर्वी तट पे क्या है, तूतीकोरिन, ये आपको कराईकाल, ये चीज याद रखिएगा। इसमें 2-3 ज्यादा जो छोटे हैं उसको भी दिया गया है, तो उसको नहीं याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर कोलकाता पोर्ट, 9वां है पारादीप, 10वां है विशाखापट्टनम, 11वां है कामराजार, चेन्नई पोर्ट और BOR चिदम्बरम। तो 7 हम इधर देख ही चुके हैं, 8 से हम लोग यहां से देखेंगे। तो सबसे पहले कोलकाता पोर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कोलकाता पोर्ट कहां पर है, तो हुगली नदी के, मतलब हुगली नदी पे बना हुआ है ये पोर्ट। कभी पूछे ये बंगाल की खाड़ी से कितना दूर है, तो 203 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं है, ये नदी यानी रिवराइन है, याद रखिएगा। कभी पूछे कि भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह यानी नदी प्रमुख बंदरगाह, तो वो है कोलकाता पोर्ट। ज्वारी पूछे तो वो कौन सा है, कांडला, जो गुजरात में था, दीनदयाल पोर्ट जिसको कहते हैं। तो ये पूछे ये रिवर पे मतलब बना हुआ है, तो रिवराइन पोर्ट इसको कहेंगे। भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कहा जाता है, 1870 में बना था, 150 साल बाद इसका नाम पलटा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 2020 में इसका नामकरण हुआ, याद रखिएगा। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो डायमंड हार्बर भी इसको कहते हैं। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। तो कैसे याद रखना है, ये पूरा तट क्या है, पूर्वी तट है। सबसे पहले नंबर पे ये आ रहा है। पूर्वी में अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर से नीचे देखेंगे तो सबसे पहला यही आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। अब जैसे घर है, घर में जो पहला गेट है तो उसी को प्रवेश द्वार कहेंगे। तो उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि नॉर्मली ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ पढ़ते हैं बंदरगाह में, तो सबसे पहला जो आ रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्वीय भारत का प्रवेश द्वार कहेंगे। इसमें हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स है और कोलकाता डाक कॉम्प्लेक्स है, तो दो इसमें रेगुलेट जो करते हैं, ये दोनों मतलब पोर्ट को रेगुलेट कौन कौन करता है, तो हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स और कोलकाता डाक कॉम्प्लेक्स रेगुलेट करते हैं। डायमंड हार्बर भी कहा जाता है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नदी पे बना इसलिए प्रमुख नदी बंदरगाह कहा जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है, कब नामकरण हुआ, 2020 में हुआ। 1870 में सबसे पुराना पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट के नाम से पहले जाना जाता था। उसके नीचे फिर आएंगे तो हम लोग देखेंगे 9वां पारादीप। ये क्या है, पारादीप पोर्ट है, कहां पर है, उड़ीसा में स्थित है। देखिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपको, एक तरीके से याद भी करा रहा हूं, तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि केवल टिक मारना नहीं है, इसमें समझाने में समय लगता है। ज्यादातर लोग टाइम के चक्कर में 20 मिनट रील्स में गंवा देंगे, लेकिन पढ़ने में नहीं लगाते हैं, तो यही समस्या है, जो याद भी नहीं रहता उनको।
तो 9वें नंबर पे पारादीप पोर्ट आएगा, वो महानदी पे स्थित है, यानी महानदी जहां से महानदी डेल्टा बना रही है तो उसी के पास में ही ये पोर्ट बनाया गया है। बनाया क्या गया मतलब बना हुआ है, प्राकृतिक बंदरगाह है। महानदी और बंगाल की खाड़ी का संगम, जहाँ जैसे महानदी आ रही है और ये बंगाल की खाड़ी है, तो जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं वहीं पर ये पोर्ट बना है। तो पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर पहला प्रमुख बंदरगाह इसको कहा जाता है, यानी स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर ये एक प्रमुख बंदरगाह है। अच्छा, क्या यहाँ पर यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है? तो जापान को लौह अयस्क और एल्युमिनियम निर्यात किया जाता है। तो इधर से मतलब इधर से जब जाएंगे तो जापान पास में ही पड़ेगा, इधर से होते हुए म्यांमार से ढकते हुए। तो याद रखिएगा कि ये जापान को लौह अयस्क और एल्युमिनियम निर्यात के लिए जाना जाता है, यानी जापान जापान को लौह अयस्क किधर से जाता है? तो वो पारादीप पोर्ट से जाता है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में कार्गो हैंडलिंग की बात करें तो इसका एक रिकॉर्ड रहा है। फिर कार्गो हैंडलिंग का मतलब वही होता है, जैसे कार्गो चार प्रकार से होते हैं, लिक्विड के रूप में जा रहा है कि ठोस के रूप में जा रहा है, द्रव के रूप में। तो किस फॉर्म में कोई चीज़ जा रहा है तो उसी को हैंडल करने की जो क्षमता होती है जिस पोर्ट की जितनी ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से अवार्ड भी मिलता है और रिकॉर्ड भी बनता है। तो कार्गो हैंडलिंग के रूप में इसको जाना जाता है। 2023-24 में इसका एक रिकॉर्ड रहा है पारादीप पोर्ट का। तो हम यहाँ पर देखें कौन सा, कोलकाता के बाद फिर पारादीप 9वें नंबर पे। फिर 10वें नंबर पे आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, इसको हम विजाग भी कहते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये चीज आपको याद रखना है। तो विशाखापट्टनम देखिए कुछ कुछ नाम तो ऑलरेडी वहीं पर एक लोकेशन से संबंधित है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो विशाखापट्टनम विजाग पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का मोती भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर मोतियों का व्यापार भी होता है, तो इसलिए भारत का मोती भी कहा जाता है इसको। डाल्फिन नोच की पहाड़ी से घिरा हुआ है। अच्छा, डाल्फिन नोच क्या है? तो डाल्फिन नोच सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये है विशाखापट्टनम पोर्ट। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये इनलैंड पोर्ट है। ये चारों तरफ क्या है? भूमि है। तो लैंड के पास अंदर है, तो कहीं ना कहीं इसको हम इनलैंड पोर्ट भी कहेंगे। और ये जो पहाड़ी है इसी को हम क्या कहते हैं? डॉल्फिन नोच कहते हैं। यहां पर देखिए, ये आंध्र प्रदेश का मैप है। तो आंध्र प्रदेश के मैप में ये वाला जो लोकेशन है ये विशाखापट्टनम। उसके बाद यही ये जो निकला हुआ है यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उतना इसमें मैप में छोटा दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने जो लिया हुआ है इसी को हम डाल्फिन नोच पहाड़ी कहते हैं। ये डाल्फिन की नोच की तरह दिखता है, इसलिए इसको डाल्फिन नोच कहा जाता है। ये विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वो इनलैंड में बना है, तो याद रखिएगा हमेशा इनलैंड पोर्ट इसको कहते हैं। तो विशाखापट्टनम पोर्ट को विजाग पोर्ट भी कहते हैं। इनलैंड पोर्ट है, अंदर स्थित है, इसलिए इनलैंड पोर्ट कहते हैं। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का मोती भी कहा जाता है इसको। डाल्फिन नोच पहाड़ी से यहीं पर स्थित है, तो डाल्फिन नोच पहाड़ी से घिरा हुआ है चक्रवात से, जो सुरक्षा प्रदान करता है। जापान को लौह अयस्क का निर्यात करता है, तो ये भी जापान को लौह अयस्क का निर्यात करता है और यहां से भी होता है। तो ऑलरेडी कभी देखिए लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो ओडिशा में ही होता है। तो वहां से भी आप गेस कर सकते हैं कि जापान को लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ से होता है? पारादीप पोर्ट से निर्यात होता है। कामरा जार पोर्ट 11 नंबर पे कौन आता है? कामरा जार पोर्ट। तो कामरा जार पोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये भारत का पहला कारपोरेटाइज्ड बंदरगाह है। यानी कारपोरेट जब आ गया इसका मतलब कि ये कंपनी एक्ट के अधीन है। कंपनी एक्ट के अधीन है, बाकी 12 मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अधीन है। तो भारत का यानी ये प्रॉफिट ओरिएंटेड बंदरगाह है। बाकी क्या है? सेवा ओरिएंटेड, ट्रस्ट से संबंधित है तो सेवा ओरिएंटेड हो जाते हैं।
तो भारत का पहला कारपोरेटाइज्ड बंदरगाह एक पब्लिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है कामराजार पोर्ट। इसको हम एन्नौर पोर्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका मेन महत्व क्या है, कोयले के परिवहन के लिए यह स्थापित किया गया है। तो कामराजार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार यही पूछा जाता है कि कंपनी एक्ट के अधीन कौन सा पोर्ट है, तो कंपनी से क आपको याद रखना है, कामराजार पोर्ट। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद आता है 12वें नंबर पे चेन्नई पोर्ट। तो यहां पर हमने कोलकाता देखा, पारादीप देखा, बीजाग जिसे को हम विशाखापट्टनम कहते हैं। उसके बाद काकीनाडा तो है ही नहीं, ये भी कृष्णापट्टनम नहीं है। एन्नौर हमने देखा, इसी को हम कामराजार कहते हैं, जो कंपनी एक्ट के अधीन है। उसके बाद चेन्नई, तो उसके बाद क्या होगा, चेन्नई होगा। तो कभी पूछे कि देखिए ये तीनों जो बंदरगाह हैं ये तीनों कहां पर हैं, सॉरी ये नहीं, ये तीनों ये तमिलनाडु में है। तो पहले क्या था, जो अभी वधावन पोर्ट यहां पर हुआ है, अब महाराष्ट्र में भी तीन हो गए, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू और वधावन। और यहां पर तमिलनाडु में भी एन्नौर, एन्नौर को कामराजर कहते हैं, चेन्नई और तूतीकोरिन। तो ये तीनों तीन तीन बंदरगाह दोनों जगह होंगे। लेकिन पुराना क्वेश्चन जब बनेगा तो उसमें अगर पूछेगा तीन बंदरगाह किसमें है, तो उसका आंसर तमिलनाडु होगा, क्योंकि वधावन तो अभी नया बना हुआ है 13वां। तो चेन्नई पोर्ट के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह है। तो याद रखिएगा, सबसे पुराना और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह है। आप नाहवा सेवा की जब बात करते थे तो वहां पर क्या था, आर्टिफिशियल था। और वो किससे संबंधित था, वो सबसे पुराना नहीं था, वो आर्टिफिशियल था। और वहां पर कंटेनर सबसे ज्यादा मतलब ट्रैफिक रहती है, 50% कंटेनर वहीं पर उतरते हैं। लेकिन चेन्नई पोर्ट में क्या है कि सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल है। वो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल नहीं है, ये क्या है, चेन्नई वाला सबसे बड़ा आर्टिफिशियल है और सबसे पुराना भी है आर्टिफिशियल के अगर ओरिएंटेशन में देखेंगे। तो दूसरा सबसे व्यस्त और दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अब इधर अगर बात करें पश्चिमी तट पे कंटेनर सबसे ज्यादा कहाँ उतर रहा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे। लेकिन अगर हम पूर्वी तट पे देखें कहाँ पर उतर रहा है, तो वो चेन्नई पे उतर रहा है। तो यहां पर इसलिए लिखा हुआ है कि दूसरा सबसे व्यस्त और दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। यहां पर लिखा भी गया है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, चेन्नई आएगा कंटेनर में। तो आर्टिफिशियल जवाहरलाल नेहरू भी है, आर्टिफिशियल चेन्नई भी है। कंटेनर वहां पर भी उतरता है, कंटेनर यहां पर भी उतरता है। जवाहरलाल नेहरू पहले नंबर पे आएगा, चेन्नई दूसरे नंबर पे आएगा। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। चेन्नई को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लास्ट 13वें नंबर पे कौन आएगा, BO चिदम्बरम या चिदम्बरनार पोर्ट, तूतीकोरिन इसको कहते हैं, सबसे लास्ट में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है कि ये कृत्रिम है और सभी मौसमों के लिए अनुकूल है। मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो ये तूतीकोरिन एकदम लास्ट में, यहीं पर जस्ट पे आप देखेंगे तो क्या है, श्रीलंका। तो वहां पर मन्नार की खाड़ी है, तो वहीं पर स्थित भी है। तो कभी पूछे कि मन्नार की खाड़ी के पास कौन सा स्थित है, तो वो क्या होगा, तूतीकोरिन होगा। बाकी अगर आगे बंगाल की खाड़ी में पर्ल फिशिंग के लिए इसको प्रसिद्ध है। तो पर्ल फिशिंग क्या होता है कि जहां पर मोतियों का व्यापार बहुत ज्यादा होता है, तो पर्ल फिशिंग यानी फिशिंग होता है, मोतियों का व्यापार भी होता है। तो ये दोनों के लिए बहुत फेमस है बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। इन्नौर में भी, सॉरी इन्नौर नहीं, जो विशाखापट्टनम था उसमें भी मैंने बताया था कि मोतियों के लिए वो व्यापार वहां पर होता है। पीछे सॉरी, यहाँ पर मैंने विशाखापट्टनम, ये राजधानी आंध्र प्रदेश की नहीं होती, अमरावती होती है। तो यहाँ पर इंप्रूव कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो अमरावती होती है आंध्र प्रदेश की राजधानी, विशाखापट्टनम नहीं होती, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम एक शहर है आंध्र प्रदेश का। अब कुछ देखिए, मुंद्रा पोर्ट, जो तीन चार और चीजें जाननी जरूरी है। जैसे मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है, सबसे बड़ा निजी और व्यवसायिक पोर्ट है। यानी वैल्यूम यहाँ पर कार्गो वैल्यूम के मामले में बहुत बड़ा है, अदानी ग्रुप के द्वारा चलता है।
सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, तो कोयला का आयात सबसे ज़्यादा होता है, यानी बाहर से कोयला यहाँ पर सबसे ज़्यादा आता है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा कोयला आयात टर्मिनल कौन सा है, तो मुंद्रा पोर्ट है, अदानी ग्रुप लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। प्राइवेट है, निजी है, बहुत बड़ा भी है। उसके बाद एक आता है गैलाथिया बे पोर्ट। तो गैलाथिया बे पोर्ट कहाँ पर है, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो ये यहाँ पर देखिए 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, यहाँ पर करेगी धीरे धीरे पार्ट वाइज करके। क्यों कर रही है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इसको बनाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से फायदा क्या होगा, मैंने अभी बताया कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये पोर्ट ट्रांसशिपमेंट बन गया। अब जो तट पर जो भी बंदरगाह है वहां पर जहां पर गहराई कम है, बहुत बड़े बड़े जहाज वहां पर नहीं आ पाते क्योंकि गहराई कम होने की वजह से। तो इससे होगा क्या कि जैसे इस समय क्या है कि जब तक हमारे पास यानी भारत में या भारत के पास ऐसा पोर्ट नहीं हो जाता जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो अभी क्या हो रहा है कि श्रीलंका में जैसे जहाज रुक रहा है, वहां से फिर माल दूसरे जहाज से ट्रांसफर होकर फिर आ रहे हैं छोटे जहाज से। तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है और ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि यहाँ पर जैसे आगे आप देखेंगे कि ये जो मलक्का जल संधि है, तो यहीं पर यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर है ग्रेट निकोबार। तो मलक्का जल संधि से ये व्यापार यहाँ से होते हुए सोचिए व्यापार कहाँ कहाँ हो रहा है, समझ रहे हैं। तो समस्या क्या है कि जैसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अगर यहाँ पर बन गया तो जो भी बड़े बड़े जहाज होंगे वो यहीं पर रुकेंगे और वो भारत का होगा और यहीं से व्यापार हो जाएगा। लेकिन वो अभी नहीं है, तो वो दूसरे जैसे श्रीलंका से रुकते हैं। और बड़े जहाज को हम क्या कहते हैं, मदरशिप कहते हैं। छोटे जहाज को फीडर शिप कहते हैं। तो मदरशिप से जैसे माल बाहर से आया, यहाँ रुका और उसके बाद फीडर शिप से फिर यहाँ पर चला गया। जो श्रीलंका के पास रुक रहा था मदरशिप, अब वहां नहीं रुकेगा, वो भारत का खुद का ग्रेट निकोबार है वहां पर रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा, भारत को फायदा होगा। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बोली है। तो विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करने के लिए ये गैलाथिया बे पोर्ट बनाया जाएगा ग्रेट निकोबार में। उसके बाद बिझिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ये केरल में स्थित है। मैंने बताया ये राज्य सरकार के अधीन है। तो भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक सी पोर्ट है। पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट हब यानी 20 मीटर गहराई। तो बहुत कुछ खास नहीं, बस इतना ही आपको याद रखना है कि बिझिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है वो पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट हब है। और जो देखिए जब ज़्यादा गहराई जो होती है वहीं पर ट्रांसशिपमेंट हब बनता है, क्योंकि बड़े जहाज वहीं पर रुकेंगे जहां पर गहराई ज़्यादा होगी। तो ये केरल सरकार का दिन है, मेजर पोर्ट के अंतर्गत नहीं आते। कभी कंफ्यूज आपको करवाए क्वेश्चन में तो ध्यान रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर, ये पूर्व में इसे 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था, लेकिन इस समय क्या है 13वां, वो वधावन नया बना है। तो आपको याद रखना है कि 13वां पहले पोर्ट ब्लेयर था, उसको हटा दिया गया। उसका मेन रीजन है ये है कि वहां पर ट्रैफिक की कमी के कारण, यानी बहुत कंटेनर की ट्रैफिक नहीं थी, तो जब वहां से कुछ आउटपुट ही नहीं निकल रहा है तो इसलिए उसको वो दर्जा हटा दिया गया जो प्रमुख बंदरगाह का था। तो इस समय 13वां कौन सा है, महाराष्ट्र का वधावन है, बस याद रखिएगा इतना। अब कुछ प्रोजेक्ट जो चलाए गए हैं, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट 2015 में चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो सागरमाला प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कि बंदरगाहों का मॉडर्नाइजेशन करना, पोर्ट आधारित विकास करना है, लॉजिस्टिक लागत को कम करना। तो ओवरऑल कभी भी पूछे सागरमाला परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है, कब चलाया गया, तो 2015 आपको टाइम पीरियड याद रखना है। और इसका मेन उद्देश्य है कि बंदरगाहों का मॉडर्नाइजेशन करना। दूसरा, हरित सागर दिशा निर्देश 2023 में इसको चलाया गया। एक गाइडलाइन है, किस लिए है, तो पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश जारी करना, यानी गाइडलाइन जारी करना। ग्रीन पोर्ट बनाने के अधीन कार्बन उत्सर्जन की कमी के लिए इसको मतलब ये इस दिशा निर्देश को चालू किया गया है। 2030 में ये 30% तक लाना और 2047 तक 70% तक कम करने के लिए, यानी जो कार्बन इमिशन होता है जो जहाजों से, उसको कम करने के एक तरीके से सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देना। उसलिए हरित सागर
दिशा निर्देश 2023 में जारी किया गया है। तो 2030 तक टारगेट 30% तक कम करना, 47 तक 70% कार्बन इमिशन को घटाने के लिए किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी और सोर टू शिप पावर। सोर टू शिप पावर क्या होता है कि जैसे जब जहाज आता है पोर्ट पर खड़ा होता है, फिर भी उसका इंजन चलता रहता है। तो इसको क्या किया जाएगा कि जैसे पोर्ट पे अगर सोलर पावर है या वहां पर एक तरीके से सोलर ओरिएंटेड पूरा पोर्ट चल रहा है, तो डायरेक्ट उसकी बिजली से या उसके इलेक्ट्रिसिटी से जहाज को जोड़ देना, ताकि क्या हो कि जहाज का इंजन चलता न रहे। तो इसलिए सोलर टू शिप पावर को भी बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047। तो मैरीटाइम से आपको याद रखना, मैरीटाइम माने समुद्र होता है, तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, अमृतकाल विजन 2047। बंदरगाह क्षमता को 10,000 मिलियन टन पर एनुअम करना है, कि हर बंदरगाह में कम से कम 10,000 मिलियन टन का आवागमन हो। उसके बाद एक लाया गया सागर सेतु। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इसको लाया गया है, कि एक प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी लॉजिस्टिक मतलब या माल बुक कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं उसका। तो सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए सागर सेतु लाया गया। सागर में एक तरीके से सेतु बनाना मतलब जोड़ना लोगों को डिजिटली। स्टेक होल्डर के लिए रियल टाइम डेटा एक्सचेंज की सुविधा देना। अब कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं जल्दी जल्दी देखेंगे। केवल वन लाइनर इसलिए लाया हूं कि आप जल्दी जल्दी देख लें कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी हम पीवाईक्यू में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जो भी बने हुए हैं लगभग यही सब बने हुए हैं, तो इसमें देख लेते हैं। बाकी वहां पर हम ऑप्शन सहित भी एलिमिनेट करना सिखाएंगे आपको कैसे करना होता है। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो यहां पर था मुंबई, वो सबसे बड़ा प्राकृतिक था। किस बंदरगाह को ज्वारी कहा जाता है? कच्छ में था एक, कौन सा? कांडला, जिसको हम क्या कहते हैं दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, वो क्या था? ज्वारी बंदरगाह था। ज्वार जब आएगा यानी पानी, यानी जब ज्वार बढ़ेगा हाई टाइड में ही जहाज वहां पर आते हैं। भारत का सबसे, उसी को हम और क्या कहेंगे, फ्री ट्रेड जोन भी था वो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाद में घोषित कर दिया गया उसको कांडला पोर्ट के पास। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे ओल्डेस्ट, देखिए इसके पहले मैं बताया कि जब ये पूछे कि आर्टिफिशियल और सबसे बड़ा कंटेनर की बात हो तो वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट होगा, नाहवा सेवा जिसको कहते हैं, जो कहां पर स्थित है? मुंबई के पास। लेकिन मुंबई के जस्ट नीचे स्थित है वो। लेकिन जब ये पूछे कि सबसे पुराना आर्टिफिशियल बंदरगाह कौन सा है और कंटेनर में वो दूसरे नंबर पे आता है, तो वो चेन्नई पोर्ट है। तो यहां पर तूतीकोरिन है, उसके जस्ट ऊपर चेन्नई यहां पर है, उसके ऊपर एन्नौर है जिसको हम कामराजर कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। डाल्फिन नोज नामक पहाड़ी किस बंदरगाह की समुद्री लहरों से रक्षा करती है? तो वो विशाखापट्टनम के पास था, जो मैप में हमने देखा भी था। तो विशाखापट्टनम में जो डाल्फिन नोच पहाड़ी थी वो चक्रवात से रक्षा करती है। कहां पर था? तो विशाखापट्टनम में था। भारत का एकमात्र नदीय तटीय बंदरगाह कौन था? तो वो सॉरी यहाँ वेस्ट बंगाल में था, हुगली नदी के पास, कोलकाता पोर्ट। भारत का सबसे आधुनिक मॉडर्न और पूर्णतः कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए ये मैंने बताया नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू होगा, क्योंकि इसमें जो डिजिटल वे में पूरी तरीके से इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। तो सबसे ज्यादा डिजिटलाइज बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, आर्टिफिशियल है, और उसी के साथ साथ इसमें कंटेनर का व्यापार सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे चेन्नई होगा। ओल्डेस्ट में अगर आर्टिफिशियल पूछे तो वो चेन्नई होगा। लेकिन दूसरे नंबर पे यानी आर्टिफिशियल ये भी है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो आर्टिफिशियल है, चेन्नई भी आर्टिफिशियल है। लेकिन कंटेनर में पहले नंबर पे ये आएगा और दूसरे नंबर पे चेन्नई आएगा। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पूछे तो वो चेन्नई होगा, यहाँ पर दिया भी गया है। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो मैंने यहाँ पर बताया था कोच्चि जो था उसको अरब सागर की रानी कहते हैं। कामराजार पोर्ट किस बंदरगाह का नया नाम है? तो कामराजार एन्नौर का नया नाम है। भारत का सबसे गहरा भूमि यानी लैंड लॉक बंदरगाह कौन सा है?
तो यहाँ पर जो आपने देखा भी होगा मैप में, जहाँ पर मैंने दिखाया था डॉल्फिन नोच के जस्ट पास इनलैंड में था, वो विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, इसी को हम विजाग भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये राजधानी नहीं है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगा, वो भी, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, तो आपको याद ही होगा, बाई मिस्टेक मुझसे हो गया गलती। पारादीप बंदरगाह मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। जापान में यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यापार होता है लौह अयस्क का। मारमा मुगाओ बंदरगाह किस नदी की तट पर स्थित है? तो मैंने दिखाया था जुआरी नदी के तट पर स्थित था, यहीं पर। न्यू मंगलौर बंदरगाह से मुख्य रूप से किसका निर्यात होता है? तो लौह अयस्क का निर्यात होता है। मंगलौर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो वहीं पर जस्ट कुंद्रेमुख की खानों भी हैं, तो वहीं से लौह अयस्क का निर्यात होता है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो तूतीकोरिन यहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी के पास, इसी को हम BO चिदम्बरनार भी कहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किस बंदरगाह का नाम है? कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम है। 2020 में 1870 से 2020 150 साल के बाद नाम पलटा इसका। भारत के पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी बंदरगाह, पश्चिमी तट का, ये है पश्चिमी तट, और सबसे उत्तरी बंदरगाह कौन था? कांडला। तो याद रखिएगा कांडला होगा, मुंद्रा नहीं होगा, क्योंकि मुद्रा, अब देखिए अगर नॉर्मली पूछा जाए तो मुंद्रा भी होगा, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ सरकारी प्राइवेट तो क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, तो उत्तरी पूछा है, तो उत्तरी कौन सा होगा? कांडला होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा सहायक बंदरगाह बनाया गया? तो वही हल्दिया के पास बनाया गया है। तो इसमें दो है, मैंने बताया था, कोलकाता डॉक और एक साथ साथ हल्दिया डॉक लिमिटेड। गेटवे ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, तो मंगलौर को जाना जाता है गेटवे ऑफ कर्नाटक के नाम से। भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह कौन सा है? तो यहां पर स्थित है एन्नौर, जिसको हम कामराजार भी कहते हैं। नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, मुंबई के जस्ट नीचे स्थित है। भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। ये 13वां था, लेकिन इसको हटा दिया गया, 13वां वधावन हो गया है। भारत का कौन सा बंदरगाह फ्री ट्रेड जोन है? तो कांडला बंदरगाह। पूर्वी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ये है पूर्वी तट। अब पूर्वी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है, याद रखिएगा। मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है, जस्ट यहाँ इसी के बगल में स्थित है मुंद्रा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन 2021 का है। वधावन महाराष्ट्र में अब बना है, तो इस समय महाराष्ट्र में भी 3 बंदरगाह, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, वो वधावन, और तमिलनाडु में चेन्नई, एन्नौर के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद तूतीकोरिन। तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो आंसर तमिलनाडु इसका होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।